हेलो गाइज, वेलकम टू जेएसएससी क्लासेस। जेएसएससी सीजीएल और नगर पालिका सेवक में जो नागपुरी का नया सिलेबस रखा गया है उसमें आप लोग को शिष्ट लोकता में एक कहानी पढ़ना है, भोटांग डहर। तो इस कहानी को मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से हिंदी अनुवाद करवाने जा रहा हूँ और कुछ दिन के बाद इसका एमसीक्यू भी मिल जाएगा और कंप्लीट आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू नोट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, लोकगीत वगैरह सारा कुछ रहेगा, नागपुरी व्याकरण सारा कुछ रहेगा। नागपुरी व्याकरण ऐसे भी मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ बहुत ही अच्छे ढंग से। नागपुरी व्याकरण का मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया हुआ है। ओके, तो हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और नया सिलेबस पर ऑलरेडी 3 कहानी पढ़ा चुका हूँ नया सिलेबस पर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, और लाइक शेयर एकदम जरूर से ज़रूर कीजिएगा, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा यूट्यूब में फ्री कोर्स करवाऊंगा, सिर्फ पीडीएफ का चार्जेस थोड़ा बहुत जो लगेगा, बाकी यूट्यूब में पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा। ओके, तो चैनल के साथ एकदम जुड़े रहिए। कहानी का नाम है भोटांग डहर। भोटांग एक जगह का नाम है, ठीक है, और डहर मतलब रास्ता। रास्ता को डहर बोला जाता है नागपुरी में, तो भोटांग का रास्ता। लेखक कौन है? पंचम साहू। और यह कहानी किस पुस्तक से लिया गया है? तो कांटी पुस्तक से लिया गया है, कांटी। कहानी शुरुआत करते हैं। माघ कर महीना मुँह अंधार नजो पैर छाए। ठीक है, माघ का महीना, तो जनवरी फरवरी का जो महीना ठंडा वाला महीना होता है उसी को बोला जाता है माघ का महीना। माघ का महीना में जनवरी का कुछ दिन पड़ता है और फरवरी का कुछ दिन पड़ता है। मुँह अंधार नैझो पर छाए, मतलब सुबह सुबह अंधार है। नैझो पर छाए मतलब कि अभी अंधेरा ही है, ठीक है, हल्का हल्का उजाला शुरू हुआ है। काइल सांझ बेरा से बदरी तोपले रहे। काइल मतलब कल, सांझ बेरा शाम के समय से, बेरा बोला जाता है समय को, कल शाम के समय से बदरी तोपले रहे। बदरी मतलब बादल और तोपले मतलब ढका हुआ। तो जो काला बादल बारिश वाला नहीं छा जाता है आसमान में, उसी को बोला जाता है बदरी तोपले है। रात बेरा झीसा बूंदा हूँ हो रहे, और रात के समय में झीसा बूंदा मतलब बूंदा बूंदी बारिश भी हुई थी। कनकनी हवा सरसराल बहत रहे, और ठंडा वाला कनकनी हवा सरसराल बह रही थी। रात सगर मुरुख जाड़ रहे। रात सगर मतलब पूरी रात, मुरुख जाड़ मतलब, मुरुख मतलब बहुत, जाड़ मतलब ठंडा, तो पूरी रात काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। कनकनी कर मारे मारे गोड़ हाथ सुन हो रहे, और इतना ज़्यादा ठंड था, इतना कनकनी था कि कनकनी के वजह से गोड़ हाथ, गोड़ मतलब पैर, पैर हाथ पूरा सुन हो गया था। सब आदमी पसंगी ठीन बैठल है। पसंगी मतलब आग जला करके सब कोई बैठे हुए थे। केखरो केखो बाहरे निक से खियावो नहीं होत रहे, किसी को बाहरे जाने का मन नहीं कर रहा था। ठीक है, सब आदमी पसंगी ठीन मतलब सब कोई, इतना ठंड था कि सब कोई आग जला के बैठे हुए थे, इसलिए किसी को भी बाहर जाने का इच्छा नहीं हो रहा था, मन नहीं हो रहा था। अचके खोर में कोनो छुआ कर चिचियाक सुनालक, और इसी बीच में अचानक से, अचके मतलब अचानक से, खोर मतलब गांव का जो चौराहा उराहा होता है ना जगह, उसी को बोला जाता है खोर। तो अचानक से खोर में कोई छुआ का, कोई बच्चा का चिचियाक सुनालक मतलब चिल्लाने का आवाज़ सुनाई दिया। आदमी मनक धम धम हिठेक साड़ाहूँ सुनाक लागलक। बच्चा का चिल्लाने का आवाज़ आई और साथ में आदमी लोग का, कुछ लोगों का चलने का, धम धम चलने का भी आवाज़ सुनाई पड़ने लगा। जीव में भावना होवे लागलक कि भला एतै जाड़ में अंधारे केकर घर कौन छुआ खोर में का चाड़े निकले और कांदा थे। तो जो लेखक है उनका जीव में भावना हुए लागल, मतलब उनका ख्याल आया, ये इच्छा हुआ ये जानने का कि इतना ठंड है और इतना ठंड में किसका घर का बच्चा घर से बाहर निकल के खोर में किस वजह से निकला है, का चाड़े मतलब किस वजह से खोर में निकला है और वह रो रहा है। लेखक को ये जानने का ख्याल आया। जीव निसहाला खने दूरा कर एक ठो केवायर में आलखो कैर के हुलकलो, तो देख के गोटे गतर सिहर उठलक। और फिर लेखक क्या किए कि उनका जीव को नहीं बर्दाश्त हुआ, तो वो क्या किए कि अपना घर का दरवाज़ा को आलखो करके, दूरा या केवायर मतलब दरवाज़ा होता है, तो अपना घर का दरवाज़ा को आलखो करके मतलब हल्का सा खोल करके झाँक करके लेखक देखने लगे। तो बाहर देख करके उनका गोटे गतर मतलब उनका पूरा शरीर जो है वह सिहर गया बाहर का दृश्य देख के। तो आगे क्या देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में पता चलेगा।
मंगरू, हुसरी और उमनक तीनों छौआ डरंग डुरुंग जात रहे। तो जब लेखक बाहर झांक करके देखने लगे तो क्या देखते हैं कि मंगरू मंगरू हुसरी हुसरी जो है मंगरू की पत्नी है, और उन लोगों का तीनों छौआ मतलब 3 बच्चा जो है इतना ठंड में डरंग डुरुंग जा रहे थे। मंगरू महिलाल फाटल बरकी के ओढ़ है। ठीक है, तो मंगरू जो है या महिलाल महिलाल मतलब गंदा, फाटल मतलब फटा हुआ, बरकी मतलब चादर। तो इतना ठंड में मंगरू क्या ओढ़ा हुआ है, तो गंदा फटा हुआ चादर ओढ़ा हुआ है। जे बरकी फाइट के छेछरा हो जाए है। छेछरा मतलब कि वहाँ फट के मतलब एकदम उसमें काफ़ी ज़्यादा छेद हो गया, छेछरा जाए है ऐसे बोला जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फटा हुआ है। ऊपर अर्रा अर्रा बाती नियर झूल जाए है। अब काफ़ी ज़्यादा फटा हुआ है, तो फटा हुआ है तो जो कपड़ा है उसमें से अर्रा अर्रा मतलब किनारे किनारे झूल भी गया है कपड़ा फट के। घर गृहस्थी कर सब चीज़ बसूत के भार जोर में कर के बोझ ले है। और मंगरू क्या किया हुआ है कि घर गृहस्थी मतलब घर का जितना भी सामान है उसको भार जोर में कर के बोझ ले है। भार होता है सामान ढोने के लिए, भार होता है, ठीक है। तो वो भार में अपना घर का सामान को रख के उसको बोह लिया है। हुसरी मूड में गोटेक फाटल पटिया में मेरहल मोटा के बोह ले है, और छोटका छौआ के बेतराए ले है, जेकर मुँह बटे आपन नन्हिया लुगा कर अचरा के ऊ ओढ़ाए दे है। और हुसरी जो मंगरू की पत्नी वह क्या की है कि मूड में गोटेक फाटल पटिया में मेरहल मोटा, उसका जो मोटरी है सामान का मोटरी है जो एक फटा हुआ पटिया में मेढ़ा हुआ है उसको बोह ली है। और छोटका छौआ और अपना जो छोटा बच्चा है उसको बेतराई हुई है, अपना पीठ में बेतराई हुई है, और उस बच्चा के मुँह में नन्हिया लुगा कर अचरा के ओढ़ा दे है। ठीक है, अपना कपड़ा का जो आंचल है उसको ओढ़ा दिए। आगे है मंझला बाबू ढाउठा मार गमछा के ओढ़े। और जो इन लोगों का सेकंड वाला बच्चा है वो ढाउठा मार गमछा तो मतलब पतला गंदा कपड़ा को गमछा को ओढ़ा हुआ है। जलखरी में गोटेक डेगची के सोटा में बजाए के खांध में टांग ले है। और मंझला बाबू क्या किया है कि जलखरी मतलब जाली, जो जाल होता है जाली, तो उसमें डेगची बर्तन सबको, जैसे ये जाली हो गया तो जाली में अपना डेगची बर्तन सबको रख लिया है, और इसका जो यहाँ रखने ये पकड़ने वाला है उससे एगो सोटा को मतलब डंटा को ऐसे कर लिया है। ठीक है, और फिर उसको पकड़े हुए है। ठीक है, अपना खांध में टांग ले है मतलब कि अपना कंधा में टांग लिया है उसको। कहने का मतलब है कि जो मंझला वाला लड़का है सेकंड वाला बच्चा है वह जाली में अपना डेगची वगैरह घर का डेगची वगैरह को उसमें पैक कर लिया है, और फिर उस जाली को एक डंडा के सहारे अपना कांध में टांगे हुए है। मैया तो ठेठू मुंगरिया है, और इन लोग का जो बच्ची है मैया बोला जाता है लड़की को, ठेठू मुंगरिया है। ठेठू मुंगरे उघरे का शब्द में इसका प्रयोग होता है, वो ठेठू मुंगरे। यहाँ पे समझिए कि वो आधा अधूरा कपड़ा टाइप से पहनी हुई है। फाटल एकन लहंगा के ओढ़े के लिए धैर्य, ठीक है, और एक फटा हुआ लहंगा उसको ओढ़ने के लिए पकड़ी है से एक ठो खूंट हाथ में और दूसर खूंट भुइयाँ में लेसरात जाते हैं। और उस लहंगा का एक खूंट जो है हाथ में पकड़ी हुई है, और दूसरा खूंट जो है मतलब दूसरा साइड जो है या भुइयाँ मतलब ज़मीन से लेसरा ले जाते हैं, मतलब घिसिया ले जा रही है उसको। ठीक है, तो उन लोग का ये दरिद्रता को यहाँ पे मतलब ये इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि इतना ठंडा है और ये लोग किस टाइप से पहने हुए हैं और जा रहे हैं मंगरू और उसका फैमिली। तो यही चीज़ को देख करके यहाँ पे लेखक क्या बोले कि बाहर जब आलखो करके हुलकलो तो देख के गोटा गतर सिहर उठलक, उनका पूरा शरीर सिहर गया इस स्थिति को देख करके, मतलब मंगरू का परिवार को देख करके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हूँ। कनकन कर जोर से छौआ हिठेक नहीं खोजत रहे, और कनकनी मतलब ठंडा के वजह से जो बच्ची थी वह हिठना नहीं चाह रही थी। हिठेक मतलब चलना नहीं चाह रही थी। माय हर पटराय के हाथ से इशारा करके बुलाला तो छौआ कांदते पाछे घूरेक लागलक। और जब उसकी माँ मंगरू की पत्नी अपनी बच्ची को पटराय के मतलब खड़ा होकर के चलते चलते खड़ा हो गई और फिर अपना बच्ची को हाथ से इशारा करके बुलाई,
तो छौआ जो है वह कांदते हुए मतलब रोते हुए पीछे जाने लगी, ये लोग से दूर पीछे जाने लगी। अंसाय के माय जखन अगुआए लागल तो छौआ हार फिर छिछमिछाते चिचियाते कूदेला। ठीक है। और फिर वो जब माय मतलब कि मंगरू की पत्नी जब अपनी बच्ची को बुलाते बुलाते अंसा गई और फिर अंसा गई तो फिर आगे बढ़ने लगी, और जब वो आगे बढ़ने लगी तो फिर जो बच्ची थी वह छिछमिछाते चिचियाते कूदेला मतलब रोते हुए फिर अपने माँ लोग के पीछे दौड़ती है। मोय गोटे घरवैया के जायक मुँह फाड़ के एकटक देखते रह गेलो। रचनाकार बोल रहे हैं कि मंगरू का फैमिली को इस तरीक़ा से जाते हुए देख करके इतना ठंड में घरवैया के जायक मुँह फाड़ के एकटक देखते रह गेलो। हम अपना मुँह, मेरा मुँह फटा का फटा रह गया और हम देखते रह गए उन लोग को, यही बोल रहे रचनाकार। आगे है, मंगरू देवमैन ओहदार घरक धांगर मंगरू कर बाप उकर जन्म से 2 महीना पहले ही नुकसान हो जा रहे। आगे कहानीकार बता रहे मंगरू के बारे में कि मंगरू जो है यह देवमैन ओहदार का घर में धांगर था। ठीक है, धांगर जो किसी घर में रहता है ना काम वगैरह करने के लिए, उसी को बोला जाता है धांगर। तो मंगरू देवमैन ओहदार के घर में धांगर थे। मंगरू कर बाप उकर जन्म से 2 महीना पहले ही नुकसान हो जा रहे हैं। मंगरू के पिता जो थे यह मंगरू के जन्म से 2 महीना पहले ही इस दुनिया से गुजर चुके थे, उनका मृत्यु हो चुका था। आयो हर हूँ छूटा होते ही छुट्टी पाए जा रहे हैं। मंगरू कर हियाँ आवे उकर माय कर हियाँ से जाए दुयो काम संगे ही निमय रहे। आगे क्या बोल रहे हैं कि मतलब उनकी माँ का भी मृत्यु मंगरू के जन्म के साथ ही हो गया था। ठीक है, मंगरू कर हियाँ आवे मतलब मंगरू का इस दुनिया में आना और मंगरू की माँ का इस दुनिया से जाना, ये दोनों काम एक ही साथ हुआ था। मतलब कि मंगरू की माँ मंगरू को जन्म देते ही इस दुनिया से गुजर चुकी थी वो भी। टूरा मंगरू के उकर नानी हर लेगलक और कोवा पिलुआ नियर पोइस पढ़ाए लागलक। टूरा बोला जाता है जो अनाथ हो जाता है, जो बच्चा, उसी को बोला जाता है टूरा। तो मंगरू टूरा हो गया उसके माँ बाप की मृत्यु के बाद, तो फिर उसकी नानी उसको अपना घर ले गई और उसको कोवा पिलुआ जैसा पोस बढ़ाई। कोवा पिलुआ, पिल्लू मतलब कीड़ा होता है, कोवा एक तरह का मतलब वही एक तरह का कीड़ा है, तो उसी के जैसा उसको पोस के बढ़ाई। कौन? उसकी नानी। दूधा कुराजू छौआ के बुढ़िया घरे घर छौआरी जनाना मंठिन ले जाए और कहे ले आइयो मोर नाती के तने दूध पिया देव भूखे मुरुख कांदा थे। दूधा कुराजू, दूधा कुराजू किसको बोलते हैं? जब कोई बच्चा को अपना माँ का दूध नहीं मिल पाता है ना, तो उसी के लिए ये शब्द यूज होता है नागपुरी में, दूधा कुराजू। ये सब वर्ड आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा सुनने के लिए और कोई बताएगा भी नहीं। ठीक है, ये सब बहुत टफ वर्ड है, लेकिन काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही आप लोग के सामने ये सारा चीज़ लाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, एक वीडियो को बनाने में 1 दिन पूरा चल जाता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करके लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। ठीक है, और मैं बता दे रहा हूं कि पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा आप लोग को यूट्यूब में, सिर्फ जो भी PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा उसका चार्जेस लगेगा आप लोग को। तो दूधा कुराजू आप लोग बता दिए। तो दूधा कुराजू छौआ के बुढ़िया घरे घर छौआरी जनाना मंठिन ले जाए और कहे ले आइयो मोर नाती के तने दूध पिया दो। कहने का मतलब है कि मंगरू को उसकी नानी जो है वैसे घरों में ले जाती थी जिस घर में अभी कोई औरत जो है बच्चा को जन्म दी है, तो उन घरों में ले जाती थी उसकी नानी और फिर बोलती थी कि मेरा भी नाती को थोड़ा सा दूध पिला दो, क्योंकि नया जन्म हुआ तो माँ का शरीर में दूध बनता है इस समय में, तो इसलिए वैसे घरों में लेके जाती थी उसकी नानी और मतलब औरतों से बोलती थी कि मेरा नाती को भी दूध पिला दो। भूखे मुरुख कांदा थे मतलब भूख की वजह से बहुत ज़्यादा रो रहा है। बात नहीं उठाए पा रहे खन जनी मन तनी कन छुआ के छाती धरुआ देवें। अब जो भी जनाना लोग थी जो मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, वो लोग मंगरू की नानी का बात को नहीं काट पाती थी, इसलिए थोड़ा सा दूध वो भी मंगरू को भी वो लोग पिला देती थी। मंगनी दूध में की छुआ पोसाई, मंगनी दूध में की छुआ पोसाई, इसका मतलब क्या है कि मंगनी में जनरली दावत वावत दिया जाता है, तो दावत वाला दूध में कैसे छुआ पोसाएगा, वही चीज़ बोला जा रहा है। तरह की आप समझिए कि ये कहावत टाइप से। भूखे चेहर चेहर कांदे खन बुढ़िया लपसी बनाए देवे और केहे दे के ठके। और
जब मंगरू का पेट नहीं भरता था तो वो भूखे मतलब भूख की वजह से चेहर चेहर रोने लगता था। तब उसका रोना देख करके उसकी नानी क्या करती थी, लपसी बनाती थी। लपसी लपसी क्या होता है, जो चावल वगैरह का जो गुड़ी होता है ना, आटा गुड़ी चावल गुड़ी पाउडर, तो उसी को चीनी या फिर गुड़ वगैरह के साथ गर्म करके बनाया जाता है लपसी, एक तरह का पकवान समझिए। तो लपसी बना करके उसकी नानी देती थी और उसको ठगती थी। आई होप कि बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। मंगरू कोनो तैर ढेंढेनहा ले छगरी चरवाहा होलक कि नहीं और बुढ़ियाहूँ सिराय गेलक। मंगरू कुछ समय के बाद जब थोड़ा सा ढेंढेनहा चरवाहा छगरी चरवाहा जितना बड़ा हो गया, मतलब अब छगरी चरा सकता है, छगरी वगैरह बकरी वगैरह चरा सकता है, छगरी बोला जाता है बकरी को। जब बकरी चराने इतना उम्र का हो गया तो उस समय फिर उसकी नानी भी इस दुनिया से गुजर गई। मंगरू कर बाँचल दुनिया भी अंधार हो गेलक, और इस तरह से मंगरू का जो बचा हुआ दुनिया था वह भी अंधेरा हो गया। टूरा छुआ माय ना बाप, न हेठे जड़ न ऊपरे बकला। अनाथ बच्चा, न माय न बाप, न माँ न पिता, न हेठे जड़ न ऊपरे बकला। न हेठे मतलब होता है नीचे, न नीचे जड़ है न ऊपर में बकला है। बकला मतलब होता है बोकला, जो आप समझ सकते हैं कि मतलब ऊपर का धड़, आप ऐसे समझिए इसको। लेकिन बकला बोला जाता है जो पेड़ का छाल होता है उसको, ठीक है, बोकला। जेकर तेकर ओहारी पिछारा लाइल बैठ चले मंगरू। और जब उसकी नानी भी गुजर गई तो मंगरू क्या कर चलता था कि जेकर तेकर मतलब जिसका तिसका, ओहारी, ओहारी जो घर का जो छाइन होता है ना, छप्पड़ छत, तो उसका नीचे का जो पार्ट होता है जहाँ पे आराम से लोग मतलब पीढ़ा वगैरह भी बनाया रहता है तो वहाँ पे बैठ सकते हैं आप, तो उसी को बोला जाता है ओहारी। और पिछारा मतलब घर का पीछे साइड, तो जिसका तिसका घर का ओहारी और पीछे साइड में मंगरू जो है वह बैठ चलता था। माड़ पनिहत के देवै तो का, खाए के पिए के बेरा ही के देखते हैं दूरा के ढापे के नियर गवैया करे लगे। कोई इसको माड़ भात भी दे, पनिहत भात मतलब पानी मिलाया हुआ भात कोई दे तो का, क्या करता था इसको देख करके गांव के लोग, इसको अगर खाने के समय में इसको देख लेता था तो अपना घर का दरवाज़ा सबको बंद करने लगता था। ढापे के नियर मतलब बंद करने लगता था, मतलब इसको कोई नहीं पूछता था खाने पीने के लिए भी। आगे है, मंगरू देवमय नोहदार कर पीड़ा में ढलएंग रहे। अब एक दिन का बात रचनाकार बता रहे हैं कि मंगरू जो है देवमय नोहदार का पीड़ा में, पीड़ा वही जो बता चुके हैं कि घर के बाहर जो बैठने उठने के लिए बनाया जाता है उसी को बोला जाता है पीड़ा। तो देवमय नोहदार के पीड़ा में ढलएंग रहे मतलब लेटा हुआ था। पेट पोटा लटकल, भूख की वजह से उसका पेट पोटा लटका हुआ था, चिपका हुआ था। रंग बरनहु हेराल रहे। ओहदार मंगरू के हकाय के कहलय, एरे छोड़ा कतई डपई चलबे। तो ओहदार देवमय ओहदार जो है वह मंगरू को देख करके हका करके बोले उसको कि एरे छोड़ा, अरे लड़का कतई डपई चलबे, किधर कैसा मतलब कितना डपंग चलोगे इधर उधर। जा हमरे छगरी मन के चराओ, जा मेरा जो बकरी सब है उसको तुम चराओ, आइज कलवा से ही नहीं खाबे। जाओ तुम मेरा छगरी मतलब बकरी सबको चराओ, तुम आज कलवा से मेरे ही घर में तुम खाना खाना। हाँ कोनो लेन देन नहीं होगी, पेट भताए रह। तो देवमय उनको मतलब उसको ऑफर कर रहे हैं कि जाओ मेरा घर में जो बकरी सब है उसको तुम चराओ, आज कलवे का समय से मतलब दोपहर का समय से, कलवा बोला जाता है दोपहर का खाना, तो दोपहर का खाना से तुम मेरे ही घर में खाना। तुमको पैसा वैसा नहीं मिलेगा, कोनो लेन देन नहीं हुई, कोनो पैसा वैसा तुमको नहीं मिलेगा, तुमको सिर्फ 2 वक्त का पेट भर खाना मिलेगा, पेट भताए रह, ठीक है। जो तुम बकरी वगैरह चराएगा उसको सिर्फ उसके लिए सिर्फ तुमको खाना मिलेगा, पैसा वैसा नहीं मिलेगा। हर कोड़ी करे तो तोर पायाव नखे, ठीक है। हर कोड़ी मतलब खेत वगैरह में काम करने के लिए तुम्हारा तो ताकत भी नहीं है, चरवाही भर कर सिर्फ तुम बकरी सबको चराओ। अंधराव खोजे दूगो आँख, मुहावरा है कि अंधेरा भी जो मतलब ये क्या बोलते हैं, अंधा आदमी भी 2 आँख खोजे। मंगरू खुश हो गेलक, देवमय नोहदार का ऑफर से मंगरू खुश हो गया, क्योंकि उसको वर्तमान समय में क्या था, काफ़ी ज़्यादा भूखा था, भूख प्यास था, तो उसको पेट भरना था वर्तमान समय में। तो यह ऑफर देख करके वो काफ़ी खुश हो गया। भूखल के भय पेट भात तो मिले, और मंगरू सोचने लगा, खुश हो गया, सोचने लगा कि कम से कम मेरा जो भूख है वो तो मिटेगा, पेट भात तो मिलेगा हमको, पेट भर खाना तो मिलेगा।
रोजगार के मांगत थे, रोजगार कौन मांग रहा है? मंगरू कहलक चरामू मालिक हरो जोत एक पारमू। तो देवमई नौहदार को फिर मंगरू बोलता है कि हाँ हम चरा लेंगे और हर भी जोत देंगे। आगे है कटिक ठहर के फिन कहलक काल्हे से कोनो नी खाए हो हिंठको मन नहीं करत है, भीतरे माय साहेब मन से कोनो मिल जा तक तो फिर थोड़ा सा मतलब सोच विचार करने के बाद रुक करके फिर मंगरू देवमई नौहदार को बोलता है, ठहर के मतलब रुक करके बोलता है काल्हे से कोनो नहीं खाए हो, मतलब कि कल से ही हम कुछ नहीं खाए हैं। हिंठको मन नहीं करत है, हिंठे का मतलब चलने, तो चलने का भी मन नहीं कर रहा है। भीतरे माय साहब मन से कोनो मिल जाता तो मतलब कि मालकिन सबसे कुछ खाने के लिए मिल जाता तो कितना अच्छा होता। मंगरू कर इल कल्पे ओहदार के बेस नहीं लागलक। अब मंगरू का जो ये तड़प था वह देख करके ओहदार को अच्छा नहीं लगा, बेस मतलब अच्छा नहीं लगा। कहलें एखन अंधारे का बासी और पनिहत रे। तो यह बात सुन करके ये क्या बोलते हैं देवमैन बोलता है कि एखन अंधारे का बासी और पनिहत, मतलब इतना अंधेरा में तुमको कहाँ से मिलेगा ये पनिहत, मतलब वही भात पानी वाला भात। कमाए के आबे तब जुन कलवा मिली, कमा के आओगे तब तो तुमको कलवा मिलेगा, मतलब दोपहर का खाना मिलेगा, काम करके आओगे तब तो। पसंद आए तो जा छगरी के छोड़ के ले गाओ, अगर मेरा ऑफ़र तुमको अच्छा लग रहा है तो जाओ छगरी सबको बकरी सबको चराने चल जाओ, और नहीं तो अंगना में छींटले ढेर कौआ उतरब। बात को समझिए यहाँ कि और नहीं तो अंगना में छींटले ढेर कौआ उतरब है। जैसे आप लोग घर का खाना को कोई भी चीज़ को खाना उना को घर के आंगन में छींटिएगा तो बहुत सारा कौआ उतरेगा, लेकिन यहाँ पे बोलना दूसरा चाह रहा है कि हम जो ऑफ़र दिए हैं अगर यही ऑफ़र पूरा अनाउंस कर दे तो पूरा गांव का कितना लड़का लोग आ जाएगा, इसीलिए जाओ मेरा जो बकरी सबको है उस सबको खोल के चराने जाओ। समझे, यही बात है, व्यंग्य है, समझिए। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एकदम ज़रूर कीजिए, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। देवमैन ओहदार बड़ा चंट आदमी रहे, जो देवमैन ओहदार थे ये बड़ा चंट मतलब तेज़ तरार वाला आदमी था। मंगरू इनकर चरवाही करे लागलक और वो मंगरू कर बाप और नानी कर दोइन डाँड़ कर पर्चा मन के सरियाए लागल है। अब बोला जा रहा है कि मंगरू जो है यह देवमैन ओहदार का चरवाही काम करने लगा, और देवमैन ओहदार क्या करने लगा तो यह मंगरू का पिता और उसकी नानी का जो खेत डाँड़ था उस सभी का जो रसीद वगैरह था, कागज पत्र था, उस सबको वो सरियाने लगा, इकट्ठा करने लगा। मंगरू के तो अपन बापों माँ कर याद नहीं रहे, मंगरू को तो अपने माँ बाप का भी मतलब अपने माँ पिता का भी याद नहीं था। वो मन खेती बाड़ी कर अंदाज उके कहाँ से मिली, जब उसको अपने माँ बाप का याद नहीं था तो वो लोग का जो ज़मीन खेत वगैरह था उसके बारे में इसको कहाँ से जानकारी होगा। मुदा गवैया मन गोठियाए, लेकिन गांव के लोग गोठियाते थे, बात करते थे। क्या बात करते थे? मंगरू कर माँ बाप का नुकसान हो गेल बाद इकर नानी हर इके पोसलक, ये बात बोलते थे कि मंगरू के माँ बाप के मृत्यु के बाद उसकी मंगरू की नानी उसको पाल पोसी थी। देवमैन ओहदार मंगरू कर बाप और नानी कर नाव से फर्जी हुक्मनामा बनवा लें। तो क्या देवमैन ओहदार क्या किया, वो चंट आदमी था, तेज़ तरार आदमी था, मतलब वो ये जो मंगरू का जो ज़मीन वगैरह था वो सबको ये हड़पने में लग गया था, क्योंकि उसको अंदाज़ा भी नहीं था मंगरू को कि मेरा खेत खलिहान भी है, अब खेत डाँड़ भी है, ठीक है, क्योंकि उसको खुद अपने माँ बाप को याद नहीं था तो ज़मीन के बारे में कहाँ से पता चलेगा कि मेरा ज़मीन है कि नहीं है। और देवमैन ओहदार अपने तेज़ तरार आदमी क्या कर रहा है कि मंगरू का जो बाप का या मंगरू का समझिए कि जो ज़मीन वगैरह था उसको हड़पने में लग गया। तो देवमैन ओहदार मंगरू कर बाप और नानी कर नाम से फर्जी हुक्मनामा बनवा ले, और हड़पने के लिए क्या किया देवमैन ओहदार, तो मंगरू का पिता और उसकी नानी का नाम से फर्जी हुक्मनामा बनवा ले, ठीक है, मतलब ज़मीन का कागज पत्र फर्जी बनवा लिया। तले धीरे धीरे कर्मचारी मन के मिलाए के और सीओ ऑफिस में खर्चा बर्चा करके रसीद पत्र हूँ कटवाए लगल, और बाद में क्या किया कि फर्जी मतलब कागज पत्र बनवा लिया, और फिर धीरे धीरे कर्मचारी और सीओ ऑफिस में खर्चा उर्चा करके मतलब घूस वगैरह दे करके रसीद सब भी कटवाना शुरू कर दिया। ई बातक तनिको धमक गवैया मन के नी लागलक, मंगरू कर जाने कर
तो खैर सवाल नहीं रहे। और देवमई नौतार इतना बड़ा अंदर अंदर काम कर रहा है मंगरू का ज़मीन को हड़पने के लिए, तो इस सब का बात गांव के जो आदमी थे उन लोग को पता तक नहीं चला। तो जब गांव लोग को आदमी को नहीं पता चला तो फिर मंगरू को कैसे पता चलेगा? वही बात बोला जा रहा है, क्योंकि मंगरू को पता ही नहीं था एक्चुअल में कि उसका ज़मीन भी है। आगे देखिए, मंगरू अब बेस सवंगिया हो गया, मतलब अब वो जवान हो गया था। बखरी कर हर कोड़ी खेत बाड़ी सौभे संभराए लागल। बखरी मतलब बड़ा घर होता है, या कभी कभी टोला मोहल्ला के लिए भी यूज कर लिया जाता है, लेकिन समझिए बड़ा घर। तो यहाँ पे बड़ा घर में आप समझिए कि देवमइन का घर, कि देवमइन का घर में जितना, और देवमइन का घर में यह हर कोड़ी का काम भी करता था और खेती बाड़ी को भी संभालने लगा। खेत वगैरह का जो काम होता था उन सबको भी संभालने लगा, क्योंकि वह जवान हो चुका था। देवमई नौतार उकर ले जोड़ी हूँ जुमाए दिले। और देवमई नौतार जो है मंगरू का विवाह भी कर दिया। दुयो बेकई थीने हैं कमाए और खाए। दोनों ये लोग, मंगरू और उसकी पत्नी, दोनों देवमइन के घर में ही कमाते थे और खाते थे। बै रोजगार कर हर हिसाब खोजे तले ओहदार कहें एखन तोहरे कमाओ खा। और जब ये रोजगार का हिसाब वगैरह करते थे कि हम लोग इतना कमा रहे हैं तो इतना मिलना चाहिए, इस टाइप से कुछ बात करते होंगे वो लोग, तो देवमइन ओहदार क्या बोलता था कि एखन तोहरे कमाओ खाओ, कि तुम लोग अभी सिर्फ कमाओ खाओ मेरे घर में। रोजगार कर ओआईजी में तोहरे ले दोइन डाँड़ कीन देवो। और देवमइन ओहदार और क्या बोलता था कि जो तुम लोग काम कर रहे हो उसके एवज में तुम लोग के लिए दोइन डाँड़ मतलब ज़मीन वगैरह खरीद देंगे। बारी पिछुआर में कोनो जग 2 गो कोठरियो गिराए देबू तोहरे रहे के लिए। और तुम लोग के रहने के लिए घर का पीछे साइड में, बारी खेत साइड में तुम लोग के लिए 2 कोठरी का घर भी बना देंगे। एखन लेब हले तोहरे खात में कोनो रही का। और देवमइन ओहदार बोलता था कि जो तुम लोग मतलब काम वगैरह कर रहे हो तो इसका बदले में अगर तुम लोग को अभी पैसा देंगे तो वो तुम लोग के पास थोड़ी बचेगा, इसलिए अभी इस सब का हिसाब उसाब मत रखो, तुम लोग के लिए ज़मीन वगैरह ले देंगे और 2 कोठरी का घर भी बना देंगे। इसमें यही चीज़ बोला जा रहा है। एक दिन मंगरू डाड़ी दोइन में हर जोतत रहे। एक दिन मंगरू जो है डाड़ी होता है कि जैसे कोई भी खेत वगैरह में ना कुआं वहाँ बनाने लगते हैं, कुआं किसी वजह से धंस जाता है, पूरा गड्ढा भी नहीं होता है, हल्का हल्का रह जाता है, ठीक है, गड्ढा थोड़ा रहता ही गड्ढा, लेकिन वो धंस जाता है, तो उसी को बोला जाता है डाड़ी। और जिस खेत में दोइन मतलब खेत, जिस खेत में वो डाड़ी है उसी को बोलते हैं डाड़ी दोइन। तो एक दिन मंगरू जो है वह डाड़ी दोइन में हर जोत रहा था। सेहे खन बिहाने है गोटे कर्मचारी नक्शा और खतियान के देखते मिलाते धीरे धीरे डाड़ी दोइन कर धसना में आए के ठाड़ होलक और मंगरू से पूछलक, ई बड़ बड़ डाबर मन केकर है गे बाबू। रचनाकार बता रहे हैं कि एक दिन जो है मंगरू डाड़ी दोइन में हल जोत रहा था सुबह के समय में, और यही सेहे खन मतलब कि यही समय बिहाने हैं सुबह में कर्मचारी लोग नक्शा और खतियान को देखते हुए मिलाते हुए धीरे धीरे मंगरू के जगह आ गए। मंगरू जिस डाड़ी दोइन में हल जोत रहा था उसी जगह पे आ गए। डाड़ी दाइन कर धसना में आए के, धसना मतलब कि जैसे ये आपका खेत हो गया, ठीक है, तो ये जो आरी होता है, तो ये जब आरी ऊंचा होता है ना तो उसी को बोला जाता है धसना। खेत का आरी, ठीक है, आयर बोला जाता है, आरी भी बोला जाता है, आड़ भी बोला जाता है। तो ये ऊंचा होता है काफ़ी, उसी को बोला जाता है धसना। तो डाड़ी दोइन का धसना में कर्मचारी लोग क्या किए, मतलब नक्शा और खतियान को मिलाते हुए पहुंच गए और वहाँ पे आके ठाड़ होलक मतलब खड़ा हो गए। और फिर मंगरू से पूछे कि ई बड़ बड़ डाबर मन केकर है के बाबू, ये जो तुम खेत जोत रहा है ये सब किसका है, बड़ा बड़ा खेत, डाबर मन मतलब बड़ा बड़ा खेत, ये किसका है। देवमइन ओहदार कर है के हुजूर, मैं तो उनकर धांगर हको, मंगरू कहलक। तो जो कर्मचारी लोग थे उनको फिर मंगरू बताता है कि ये सभी देवमइन ओहदार का है, मैं तो उनकर धांगर है को, मैं तो उनका धांगर हूँ, ये मंगरू जवाब दिया। कर्मचारी खतियान के देखते कहलक, देवमइन ओहदार कर है का हके, हियाँ टेटगू भगत वल्द लैटू भगत लिखल है। तो मंगरू का जवाब सुन करके कर्मचारी लोग थोड़ा शौक हुए, बोले देवमइन ओहदार का है, ये कैसे हो सकता है,
यहाँ तो जो ये है खतियान है उसमें लिखा हुआ है टेटंगू भगत वल्द लैटू भगत। टेटू मतलब कि लैटू भगत के बेटा वालिद, वालिद मतलब बेटा संतान टेटंगू भगत का है ये ज़मीन। मतलब वो लोग बताए कि देवमय नौदार का नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ खतियान में कि टेटंगू भगत का है। टेटंगू भगत किसका संतान थे? लैटू भगत का। आगे देखिए, सोहराय बूढ़ा धनसाय भीरे आपन खंधिया कियारी जोतत रहे। ठीक है, तो सोहराय बूढ़ा ये वह एक बूढ़ा है सोहराय नाम करके। ठीक है, तो धनसाय भीरे मतलब वही धसना के भीरे नज़दीक में आपन खंधिया कियारी मतलब अपना छोट कियारी जमीन, छोटा जमीन का टुकड़ा को जोत रहा था। वो भी कौन? सोहराय बूढ़ा। कर्मचारी के कहलक हुजूर ई डाबर में सचेहे लैटुए बूढ़ा कर रहे। ठीक है, तो सोहराय बूढ़ा कर्मचारी लोग के पास आकर बोलता है कि हुजूर ये जो डाबर मैन है मतलब ये जो बड़ा बड़ा टुकड़ा है ये सच में लैटुए बूढ़ा कर रहे हैं। ठीक है, लैटुए बूढ़ा वो परती जमीन के कोड़ कोड़ के खेत बनाए रहे। लैटू बूढ़ा जो है ये परती जमीन सबको कोड़ कोड़ के खेत बनाया था। नाफू उकरे नाम से हो रहे और जब नापी हुआ था उस समय उसी के नाम से यह नापी हुआ था इस जमीन का। बूढ़ा का नुकसान होल पाछे उकर बेटा हर खेती करत रहे और जब लैटू बूढ़ा का मृत्यु हो गया उसके बाद उसका बेटा ही मतलब कि टेटंगू भगत ही खेती करता था। जो बड़ा बड़ा डाबर है मतलब बड़ा बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है उसमें वही खेती करता था। टेटंगू मगरू कर बाप रहे। अब टेटंगू जो ये बोला गया ये किसका बाप था? तो मंगरू का बाप रहे। समझे मतलब क्या है? तो अभी तक जो बताया उसमें क्या समझ में आया कि जो देवमय नौदार था वो मंगरू का ज़मीन का उसका जब बाप का नाम का ज़मीन था, दादा का नाम का ज़मीन था, उसको हड़पने में लग गया था क्योंकि वो फर्जी कागज़ वगैरह कागज़ पत्र जुगाड़ कर रहा था कर्मचारी वगैरह लोग को खिला पिला के, है ना। लेकिन अब ये जब दूसरा कर्मचारी लोग आया होगा, है ना, तो वही लोग जब खतियान उतियान मिलाया तो पता चला कि ये टेटंगू भगत वल्द लैटू भगत का है। मतलब कि टेटंगू भगत कौन है? टेटंगू भगत मंगरू का बाप है। तो मंगरू का बाप का ज़मीन है ये बताना चाह रहे थे। थोड़ा सा क्लियर होना ज़रूरी होता है ना। मंगरू का जन्म 2 महीना पहले टेटंगू मर गेलक। ये जो सोहराय बूढ़ा है ये कर्मचारी को बता रहा है कि मंगरू का जन्म से 2 महीना पहले ही टेटंगू मतलब कि मंगरू के पिता मर गए थे। मंगरू जन्मलक और उकर आयहू सिराय गेलक और मंगरू के जन्मते ही उसकी माँ भी का भी मृत्यु हो गया। कोनो तरीका नानी हरी के पोस के खड़ा करलक। किसी तरह इसकी नानी इसको पोस पाल करके बड़ा की खड़ा की। बिलु थोड़ दिन आगे नुकसान भे गेलक और कुछ दिन के बाद उसकी नानी का भी मृत्यु हो गया। मंगरू छोटे उम्र से ओहदार मनक चरवाही करते आप सवंगिया होलक। और जो मंगरू है उसके नानी उसके माँ बाप के मृत्यु के बाद ओहदार का घर में ही चरवाही करते हुए यह जवान हुआ, सवांग हुआ, जवान हुआ। ओहदार इकर ब्याहो कर दे हैं और जो ओहदार है इसका ब्याह भी कर दिए हैं, शादी भी कर दिए हैं। ढीपा टोली कर एगो टूरा छोड़ी से। ढीपा टोली मतलब जगह है, तो ढीपा टोली कर एक वो टूरा छोड़ी मतलब कि अनाथ लड़की से। अब मंगरू कर सब दोइन डाँड़ के ओहदारे करेला भितराएला। और सोहराय बूढ़ा कर्मचारी लोग को ये भी बता रहे हैं कि अब मंगरू का जितना भी खेत ज़मीन है उस सभी को ओहदार ही वहाँ पे खेती वगैरह करता है और जो भी उपजता है वो खुद भितराता है, मतलब अपना ही घर ले जाता है उसको। आगे देखिए, ई बूढ़ा कर बात से कर्मचारी के बाता कोर भेटालक। और सोहराय बूढ़ा का जो भी वो सारा चीज़ बताया कि क्या क्या हुआ, ये सारा चीज़ अभी पिछला पैराग्राफ में देखें तो उस सारा चीज़ को सुनने के बाद कर्मचारी को बाता कोर भेटालक। मतलब कि बात का उसको समझ में आने लगा कि का हुआ। ओहदार कर बनाल जाली हुकुमनामा के ऊ आइज नहीं माइन के ऊपर ऊपरे सीओ साहब ठीन केस कर देलक। ठीक है, तो ओहदार का जो जाली हुकुमनामा बनाया हुआ था, मतलब जो जाली फर्जी कागज़ वगैरह बनाया था मंगरू का ज़मीन का, तो उसको वह आज नहीं माना। ठीक है, और क्या किया, सीओ ऑफिस में केस कर दिया। आगे है, देवमय नौहदार के आप बुझाए लागलक कि यदि एखनो मंगरू हियाँ रही होले तो कागज पत्र जाली हकबे करे, असली दावेदार भी खड़ा हो जाए। तो अब ये सारा केस के बारे में
मतलब ये क्या बोलते देवमैन ओहदार को भी पता चल गया कि अब तो हम फंसने वाले हैं। तो देवमैन ओहदार देवमैन ओहदार क्या बुझाए लागलक, मतलब उसको यह समझ में आना लगा कि यदि एखनो मतलब अभी मंगरू हियाँ रही, अगर मंगरू यहाँ रहेगा तो कागज़ पत्र तो जाली हकबे करे कि, तो वो सोचने लगा कि मतलब क्या सोच रहा देवमैन ओहदार कि कागज़ पत्र तो जाली है ये है, और अगर मंगरू यहाँ रहेगा तो असली दावेदार वही है, वो खड़ा जरूर होगा ज़मीन को लेकर के। केस मुकदमा में हम नहीं पा रहा, और केस मुकदमा होगा तो हम हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? क्योंकि हम जाली मतलब उसको हड़पे थे, जाली कागज़ वगैरह बना के से नहीं। आप इके कोनो उपाय से बझाए के गांव में नहीं रहे देवे के चाहे, ना रही बाँस ना बाजी बाँसी। तो वो समझ गया कि अब तो हम फंसने वाले हैं, ठीक है, केस मुकदमा होगा, हम फंस जाएंगे, ज़मीन हाथ से चल जाएगा और फंस भी जाएंगे। तो वो सोचने लगा कि किसी उपाय से मंगरू को बझा करके मतलब उसको फंसा करके गांव से निकलवा देंगे इसको, ना ये रहेगा ना हम फंसेंगे, ना रही बाँस ना बाजी बाँसी, ना रहेगा बाँस ना बजेगा बाँसुरी, वही ना बोला जाता है। जड़ को ही समाप्त कर दो, जो भी समस्या क्या है उसको। सोचल मुताबिक देवमैन रात के पिछुआर बटक भीत फुरवाए दिले और वो प्लान बनाया, सोच समझ के एक प्लान बनाया, और उसी के मुताबिक देवमैन ओहदार क्या किया कि अपने घर के पिछुआर मतलब पीछे साइड में भीत मतलब दीवार फुरवा दिलक, मतलब अपना दीवार घर के पीछे साइड का दीवार को तोड़वा दिया देवमैन ओहदार। और धान चावल के ओहे लाइल रीति छीती होवल नियत छिटवा दिले, और जो धान चावल है उसको जमीन जो अपना दीवार तोड़वाया घर के पीछे साइड में, उसके आसपास में दाल चावल को छिटवा दिया। हरका बक्सा के तनी दूर में लेगुआ के फेंक दिले, और हरका बक्सा बताए थे कि बांस वगैरह का बनाया जाता है, सामान वगैरह रखने के लिए बक्सा जैसा, उसी को बोला जाता है हरका बक्सा। तो हरका बक्सा के अपना जो दीवार फुड़वाया उसके थोड़ा सा दूर में ले जा कर के फेंकवा दिया। मतलब कि वो पूरा साजिश कर रहा है कि उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे, इस टाइप से वो सब प्लान बना करके पूरा ये कर रहा है, काम करवा रहा है, ठीक है। सब करा धरा होवल बाद नजो फिर चाहते हैं वो गुहार करे के लागल कि मोर घरे सेंधमारी हो गेलक। और जब सब करा धरा हो गया तो सुबह होने से पहले ही जब अंधेरा था उसी समय वह गुहार करने लगा, मतलब चिल्लाने लगा कि मेरे घर में सेंधमारी हो गेलक, मतलब चोरी हो गया मेरे घर में, ठीक है। वो प्लान बना लिया था कि इसको किसी तरह से फंसा करके, मतलब देवमैन ओहदार प्लान बना लिया था कि मंगरू को फंसा करके गांव से निकलवा देंगे, और वो चोरी का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाने का पूरा प्लान कर लिया है, ठीक है। और पूरा प्लान रेडी करने के बाद वह सुबह में मतलब अंधेरा था, उजाला भी नहीं हुआ था, उसी समय वह चिल्लाने लगा कि मेरे घर में चोरी हो गया, सेंधमारी हो गया। थाना में और चोर मन संगे मंगरुओं के नाम दिल गेलक, और थाना में वह नाम दे दिया और चोर लोग के साथ में मंगरू का नाम दे दिया। उकरे साई गोटी से ही चोरी होलक, मतलब उसी का क्या बोलते हैं उसको, साई गोटी, मतलब कि उसी का ये में चोरी हुआ। कैसे इसको बोलेंगे, साई गोटी मतलब उसका नेतृत्व समझिए, चोरी हुआ। ये बात के बड़ा सफाई से पेश करल गेलक, और इस बात को बहुत ही सफाई से पेश किया गया कि मंगरू ही चोरी करवाया है या चोरी किया है। देवमैन मंगरू का जनियो छुआ के बकरी से निकला दिले, और देवमैन जो है मतलब इसके बाद देवमैन क्या किया कि मंगरू का जो जनी छुआ है उसकी पत्नी और बाल बच्चा है उसको भी बकरी से मतलब अपना घर से निकलवा दिया। गवैया मन मंगरू के थाना से छोड़ा ले, और भिनसरिये मंगरू अपन जनी छुआ के ले भोटांग डहर धरलक, ठीक है। अब गवैया लोग क्या किया, मंगरू को गवैया लोग जान गया कि तो गलत चीज़ में इसको फंसा दिया है, ठीक है, गलती मतलब ये से वजह से फंसा दिया है जानबूझ के। तो गवैया मन मंगरू के थाना से छुड़ा लिया, थाना से उसको छुड़वा लिया, और भिनसरिये मंगरू जो है, भिनसरिया मतलब सुबह से पहले का जो समय होता है उसी भिनसरिये बोला जाता है। तो भिनसरिये मंगरू अपना जनी छुआ के ले के भोटांग डहर धरला, मतलब भोटांग का रास्ता पकड़ लिया। इकर बिना अब कोनो बाचल नहीं रहे उकर ले, और इस जो भोटांग का रास्ता पकड़ने को छोड़ करके उसकी जगह और कोई ऑप्शन नहीं था। तो भोटांग डहर कहानी का नाम क्यों पड़ा ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं कोशिश किया हूँ बहुत ही अच्छे ढंग समझाने का, और मुझे उम्मीद है अपने आप में कि मैं बहुत अच्छा समझाया हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर करके अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।